नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिंग्या दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। हिंदुस्तान और म्यांमार का मुश्तरका ऑपरेशन 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। ऑपरेशन अराकान आर्मी और NSCN-K के खिलाफ मुश्तरका मुहिम। दहशतगर्द ग्रुपों का हिंदुस्तान कई प्रोजेक्टों पर हमले का था प्लान। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रोहिंग्या दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। हिंदुस्तान और म्यांमार का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। आपको बता दें 2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अराकान आर्मी और NSCN के खिलाफ मुश्तरका मुहिम हिंदुस्तान और म्यांमार की। दहशतगर्द ग्रुपों का हिंदुस्तान में कई प्रोजेक्टों पर हमले का प्लान था। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर फ्रांस से। फ्रांस हुकूमत का बड़ा फैसला। जैश मोहम्मद लीडर मसूद अजहर के बारे में लिया बड़ा फैसला। मसूद अजहर के असासे मुंजमद किए जाएंगे। नाजरीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, फ्रांस हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। जैश मोहम्मद लीडर मसूद अजहर के बारे में फ्रांस हुकूमत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, मसूद अजहर के असासे मुंजमद किए जाएंगे। फ्रांस का फैसला। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि म्यांमार और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका ऑपरेशन होने जा रहा है रोहिंग्या जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ। क्या कुछ मजीद तफसीलात इस पूरे मामले पर है? देखिए, ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिसका नाम अराकान आर्मी बताया जा रहा है और म्यांमार बेस्ड ये इंसर्जेंट ग्रुप है और इनके निशाने पर जो कालादान प्रोजेक्ट है जो कि कोलकाता को कनेक्ट करता है म्यांमार से सितवे पोर्ट के जरिए, वो कहीं ना कहीं निशाने पर था इन आतंकियों के। और आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ, यानी कि भारत और म्यांमार ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया उन तमाम अराकान आर्मी के कैंप्स के खिलाफ जो कि मिजोरम के बॉर्डर के आसपास में थे। आपको बता दें कि ये ऑपरेशन करीब 2 हफ्ते चला और वो भी तब चला जबकि भारत का पूरा फोकस पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पे था। तो ऐसे में न सिर्फ मिजोरम के बॉर्डर के नजदीक जो इनके कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया गया पहले फेज में, बल्कि दूसरे फेज में जो NSCN खापलांग का जो हेडक्वार्टर तागा में है उसको भी तबाह किया गया। तो ऐसे में कई कैंप्स तबाह किए गए। एक बार फिर जो भारत में एक बड़े प्रोजेक्ट कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश में थे। आपको ये भी बता दें कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ जो असम राइफल्स और हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और अदर जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट उनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि ये म्यांमार में अराकान आर्मी की ट्रेनिंग होती है और करीब 3000 ऐसे कैडर थे इनके जो कि नजदीक थे मिजोरम के आसपास और वहां पर वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन उनके खिलाफ चलाया गया है। शैलेंद्र, और जो 2 हफ्ते तक ये जारी रहने वाली मुश्तरका मुहिम है, मजीद इसमें क्या कुछ कार्रवाइयाँ होंगी? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि प्लान था कि हिंदुस्तान के कई प्रोजेक्टों पर हमला किया जा सकता है, तो मजीद और भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं। तो किस तरह से उन सारे चैलेंज को काउंटर करने का ये मुहिम जो है क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही है? देखिए, आपको एक बार आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी NSCN के जो कैंप्स है उनको निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना की ओर से कड़ा जवाब दिया गया था जब इंडियन आर्मी पे हमला हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद NSCN के कैंप्स को तबाह किया गया था। और अब बात करें तो 2 हफ्ते का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 2 हफ्ते के अंदर मिजोरम के आसपास जो तमाम कैंप्स थे अराकान आर्मी के और NSCN खापलांग ग्रुप का जो वहां पे कैंप्स थे उनको तबाह किया गया है। ये भारतीय आर्मी और म्यांमार आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन है। तो ऐसे में एक बार फिर कड़ा का जवाब दिया गया है। हालांकि इन आतंकियों के निशाने पर कालाधान प्रोजेक्ट जो कि वेस्ट बंगाल को म्यांमार से
कनेक्ट करता हो, ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट पर आतंकियों का निशाना था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, भारतीय सेना ने एक कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की है और ऐसे तमाम कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं है, ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और 3,000 ऐसे कैडर थे जो कि करीब आ रहे थे मिजोरम बॉर्डर के, ताकि इस प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जा सके। लेकिन इससे पहले क्यों निशाना बनाते एंटिसिपेट करते हुए भारतीय आर्मी ने कड़ा जवाब उनको दिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये बताएं कि ये जो मुश्तरका मुहिम शुरू हो गई है, तो इस वजह से क्योंकि काफ़ी सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो है हिंदुस्तान में मुकीम है, तो उन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है या उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? तो क्या कुछ इस पूरा जो ऑपरेशन जारी है उससे क्या कुछ असर रोहिंग्या रिफ्यूजीज पर पड़ सकता है? देखिए, रोहिंग्या रिफ्यूजीज जिनकी तादाद बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में, और भारत में भी कई इलाकों में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। हालांकि इन ऑपरेशन का रोहिंग्या शरणार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड जो आउटफिट्स हैं, जिसका नाम अराकान आर्मी है, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है। और NSCN खापलांग जो कि एक टेररिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है, और इसमें पहले भी भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया था नॉर्थ ईस्ट में, जिसके बाद एक सीमा पार जाके उनके कैंप्स को तबाह किया गया था। तो माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन भी इसी एवज में किया गया, क्योंकि वो कालाधन प्रोजेक्ट को निशाना बना सकते थे। हालांकि इसका रोहिंग्या शरणार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए लगातार भारत सरकार भी बांग्लादेश सरकार की मदद कर रही है। उनके लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है भारत की ओर से। लेकिन अगर उनके इंसर्जेंट ग्रुप जो म्यांमार बेस्ड है, अगर वो भारत को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भारतीय आर्मी की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, एक और बड़ी खबर जो फ्रांस से आ रही है। फ्रांस की हुकूमत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को लेकर के, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि मौलाना मसूद अजहर को लेकर हमें UNSC में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। UNSC में चीन ने जोड़ंगा लगाया था, जिसके बाद ये प्रस्ताव जो था मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ वो पारित नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद क्योंकि फ्रांस वो देश है जिसने UNSC में प्रस्ताव लाया था, साथ ही साथ ब्रिटेन और US भी फ्रांस के साथ थे, तो ऐसे में फ्रांस ने अब यूनिलैटरली ये फैसला लिया है कि वो मसूद अजहर से जुड़े तमाम एसेट्स जो हैं उनको फ्रीज कर देगा। एक बड़ी कार्रवाई है फ्रांस की ओर से यूनिलैटरली। न सिर्फ फ्रांस बल्कि फ्रांस अपने यूरोपियन पार्टनर यानी जो बाकी यूरोपियन देश हैं उनसे भी कहेगा कि वो मसूद अजहर को शामिल करे उन लोगों की फहरिस्त में जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में भले ही UNSC में इन देशों को कामयाबी ना मिल पाई हो, भारत के प्रस्ताव को कामयाबी ना मिल पाई हो, लेकिन फ्रांस ने और यूरोपियन कंट्रीज अब कहीं ना कहीं मसूद अजहर पर शिकंजा कर सकते हैं और उसको आतंकी घोषित करके उसके एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है। जी शैलेंद्र, क्या ऐसा समझा जाए, क्योंकि चाइना ने पहले ही रुकावट अड़चने पैदा कर दी मसूद अजहर को बैन करने में, तो अब जो बाकी की कंट्रीज है और फ्रांस, बरतानिया और US की जहां बात की जाए, तो वो एक अलग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं इस चीज को काउंटर करने के लिए, और इस तरह के जो कदम है उठाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जो है मसूद अजहर को बैन किया जाए आलमी सतह पर। देखिए, मसूद अजहर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था, कोशिश यही थी कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन किया जाए और उसके एसेट फ्रीज किए जाएं, उसके ग्लोबल ट्रैवल पर बैन लगे और आर्म्स एम्बार्गो यानी हथियारों पर भी रोक लग सके, हथियारों की सप्लाई पर भी रोक लग सके। लेकिन वो प्रस्ताव चीन के चलते पारित नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसे में अब एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है भारत को, क्योंकि फ्रांस ने ये कहा है अपने बयान में कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमेशा आगे भी रहेंगे। और इसीलिए फ्रांस ने तय किया है कि मौलाना मसूद अजहर को राष्ट्रीय स्तर पर उसके एसेट्स फ्रीज किए जाएंगे और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोड के तहत ये किया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रांस अपने तमाम यूरोपियन देशों से, जो जिसमें बाकी कंट्रीज भी शामिल है, उनसे भी कहेगा कि इसके खिलाफ, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मसूद अजहर के खिलाफ जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो रोष है, वो सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि दुनिया भर में इस बात की नाराजगी है कि बावजूद इसके कि UNSC के 14 देश ये मानते हैं कि मसूद अजहर पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन चीन ने ये कामयाब नहीं होने दिया। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी जरूर है भारत के लिए कि अब फ्रांस ने अब ये पूरा साथ दिया है आतंकवाद के खिलाफ
भारत के लिए, और वही मसूद अजहर के लिए अब जो है शिकंजा दिन ब दिन कसता जाएगा। और ये भी कोशिश रहेगी कि फ्रांस के बाद अब बाकी तमाम मुल्क भी भारत के जो प्रपोजल है, भारत का जो प्रस्ताव है मसूद अजहर का, उस पर अमल कर सकें। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, न्यूजीलैंड से बम्बों को नाकारा बनाया गया है। मुशतबा बैग बरामद हुआ था, सेंट्रल ओकलैंड स्ट्रीट पर बरामद हुआ था ये बैग। एक होटल के बाहर से बैग किया गया बरामद। बमों को रोबोट के जरिए नाकाम बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बमों को नाकार बनाया गया है। आपको बता दें कि मुशतबा बैग बरामद हुआ था। ये बैग जो है सेंट्रल ओकलैंड स्ट्रीट पर बरामद हुआ था। एक होटल के बाहर से ये बैग बरामद किया गया था। आपको बता दें, बमों को रोबोट के जरिए नाकाम बना दिया गया है। न्यूजीलैंड हुकूमत ने क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग को दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। इस हमले में 40 अफराद हलाक हुए हैं। मस्जिद में नमाज के लिए मौजूद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल बाल बची। इस बीच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच शनिचर को होने वाले टेस्ट मैच को कैंसिल किया गया है। अल्नूर मस्जिद और लिनवुड की मस्जिद के पुरसकून और रूहानी फजा में गोलियों की तड़तड़ाहट ने खलल डाला। कबल इसके कि कोई समझ पाता, हमलावर ने गोलियों की बारिश कर दी। इन हमलों में 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। It started in the main room because the shooter must have come through the hallway, and I was in the side room, so I did not see who was shooting, but I saw that some people were running out through through my room where I was in, and also I saw some people had blood on their body, and some people were limping. At that moment, I realized that it was really serious. न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जिसिंडा ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया। It is with extreme sadness that I tell you that as at 7 p.m. tonight, we believe that 40 people have lost their lives in this act of extreme violence. 10 have died at Linwood Avenue Mosque, 3 of which were outside the mosque itself. A further 30 have been killed at Deans Avenue Mosque. There are also more than 20 seriously injured who are currently in Christchurch A&E. पुलिस ने गाड़ियों में नस्ब करदा कई IEDs को नाकारा बनाया है। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में भी लिया है, लेकिन इसने मुतनब्बे किया है कि खतरा अभी टला नहीं है। पुलिस ने माइग्रेंट मुखालिफ मंशूर भी बरामद किए हैं। 4 are in custody, 3 are men and 1 a woman. 1 is a woman, as I understand it. It's moving quite quickly, so I need to frame that in that way. That's what we believe at this moment. The attackers were apprehended by local police staff. There's been some absolute acts of bravery. I'm hugely proud of our police staff, the way they responded to this. But let's not presume that the danger is gone. So we want to make sure that we're right across that community. We're as visible and equipped as we need to be to make that happen. इस हमले में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बाल बाल बची। टीम अल्नूर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने गई थी। क्रिकेटर तमीम इकबाल ने हमले के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टीम महफूज है, लेकिन लड़के सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ओकलैंड के बाशिंदे मोहम्मद सरवर बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सरवर बशीर साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोहम्मद सरवर बशीर साहब, सबसे पहले आपने ये जानना चाहेंगे कि आपने विटनेस किया होगा कि जो कुछ वहाँ पर हुआ था, तो क्या कुछ मंजर रहा है इस ओकलैंड में और ख़ासतौर से उन मस्जिद में जब ये हमला हुआ था? जब ये मस्जिद में हमला हुआ था उस वक्त लोग नमाज के लिए अंदर जा रहे थे और मस्जिद में पूरी तादाद में लोग नहीं आए थे, नहीं तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं।
और अभी एक वीडियो भी पेश आया था, उसमें यानी कि जो हलाक करने वाला है वो अंदर घुसा है, दाखिल हुआ, अंदर गोलियां चलाता हुआ गया है वो, और जो मिला उसने उसको हलाक किया है, ऑटोमेटिक गन से उसने अटैक किया जी। और अभी यहाँ की सारी मस्जिदों को अभी बंद कर दिया गया है, सारे नमाजियों से दरख्वास्त की गई कि वो घरों पर रहें और हिफाजत के साथ रहें अपने घरों पर जी। मोहम्मद सरवर बशीर साहब, आपने देखा कि वहाँ पर इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, तो क्या जो लोग इस वक्त मौजूद है, हालांकि पूरा लॉकडाउन किया हुआ है, तो कैसा डर का माहौल, कैसा खौफ का माहौल जो है इस वक्त वहाँ पर? जी, डर का माहौल तो वैसे न्यूजीलैंड इतनी सेफ कंट्री की यहाँ मीन्स किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारे दुनिया के लोग आके यहाँ रह रहे हैं। प्लस इस्लामिक मुल्क से काफी लोग आए हुए हैं, अफगान से, बर्मा से, इंडोनेशिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से, और कभी इस बात का कभी अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आज के हादसे की वजह से लोग थोड़ा खौफजदा हैं और हम सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और अभी आने वाले दिनों में मेरे को लग रहा है कि मीन्स हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड पुलिस का हमें भरोसा है कि इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द इस चीज पर काबू पाएगी। जी, मोहम्मद सरवर बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के दौरे पर आई बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने एक ट्वीट में बताया कि पूरी टीम जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन पूरी टीम सदमे में है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा वनडे कैंसिल कर दिया गया है। It is with extreme sadness that I tell you that as at 7 p.m. tonight, we believe that 40 people have lost their lives in this act of extreme violence. 10 have died at Linwood Avenue Mosque, 3 of which were outside the mosque itself. A further 30 have been killed at Deans Avenue Mosque. There are also more than 20 seriously injured who are currently in Christchurch A&E. आगे बढ़ते हैं। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुख्ता इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से 21 सियासी जमातों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। मामले की अगली समाअत 25 मार्च को है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अगली समाअत में एक अफसर को भेजने को भी कहा है। ख्याल रहे कि सियासी जमातों ने अपनी अर्जी में ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने और 50% पर्चों की अचानक जांच का मुतालबा किया है। चारा घोटाले के 3 मामलों में आरजेडी चीफ लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच ने 2 हफ्तों में सीबीआई से जवाब देने को कहा है। लालू यादव ने खराब सेहत की बुनियाद पर जमानत तलब की है। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगी ताहयात पाबंदी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के मामले को बीसीसीआई के पास दोबारा भेजा है। वाज़ेह रहे, श्रीसंत पर 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम था, जिसके बाद बीसीसीआई ने फास्ट बॉलर के क्रिकेट खेलने पर ताहयात पाबंदी लगा दी थी। अदालत ने बीसीसीआई से कहा है कि पाबंदी की मियाद पर फिर गौर-व-ख्वाज करे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इस मौके पर श्रीसंत से बातचीत की। तो हमारे साथ में श्रीसंत हैं। श्रीसंत, आज जो है जिस तरह से राहत मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया?
बहुत शुक्रिया, बहुत राहत मिले है, भगवान का शुक्रिया और पूरी मेरी लॉयर्स टीम का, स्टेट, पूरी कंट्री जो क्रिकेट फॉलोअर्स है सारे, सब ने जिसमें मुझे विश्वास रखा, उन सबको शुक्रिया। एक अच्छा एक मौका है लाइफ में, बार एक और मौका मिला है तो कोशिश करूंगा कि उसको पूरी दिल से और जुनून के साथ खेले। श्रीसंत, आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि आप राजनीति में भी आना चाह रहे हो, राजनीति में भी आपकी चांसेस हैं, तो किस पार्टी में के प्रति ज्यादा चांसेस हैं? नहीं, फिलहाल मैं अभी जय माता दी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो अलग ही एक इंटरव्यू है, तो उसमें आपसे उसके बारे में बात करें। बीजेपी में क्या इस पर ज्वाइन कर रहे हैं आप और इस पर इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं? 2016 से बीजेपी में बीजेपी कार्यकर्ता रहा हूँ और जैसे लोग बोलते हैं मेरे एक ही पिताजी है, मेरे एक ही पार्टी बीजेपी, तो भगवान की शुक्र है इतना एक वो भी रूलिंग पार्टी ने एक मौका मिला मुझे दिया है, तो जो भी कार्यकर्ता जो काम करना है वो मैं करते रहूंगा। इस बार अगर टिकट मिलता है केरल से तो क्या आप इस पर चुनाव लड़ेंगे? यार जय माता दी, अभी फिलहाल मैं क्रिकेट पे ध्यान दे रहा हूँ यार, जय माता दी। श्रीसंत, आज कोर्ट से उन्हें आज राहत मिली है और राहत मिलने के बाद निश्चित तौर पे खुश हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर राजनीति में भी अगर मौका मिलता है और जिस तरह से बीजेपी में बाकायदा पहले से भी जुड़े हुए हैं, अगर राजनीति से भी इनको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे राजनीति के बीच पे भी ये चौका छक्का लगाने के साथ साथ में अपना धमाल मचाने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट हनु साहनी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बीएसपी के बानी कांशीराम की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर बीएसपी सदर मायावती ने लखनऊ के पार्टी ऑफिस में कांशीराम को गुलाए अकीदत पेश किए। मायावती ने कहा, कांशीराम एक हीरे के मानिंद थे। बीएसपी अगर लोकसभा इंतखाबात में बेहतर नताइज हासिल करती है तो ये सही माने में कांशी जी को खराज पेश करना होगा। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण के बाद कई दशक तक गुमनाम व बिखरे पड़े उनके कारवां को बामसेफ, DS4 व बीएसपी मूवमेंट के माध्यम से जिंदा करके उसको देश की राजनीति में सम्मान दिलाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज मैं उनके जन्मदिन पर शत शत नमन वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, अर्थात वे अनमोल हीरे थे। यदि चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी सूझबूझ व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना बेहतर रिजल्ट भी दिखाते हैं, तो फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति इनकी यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।